प्रोटीन्स की हमने बात की थी, तो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनको हम कहते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये चीजों के ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट उसको कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन बड़ा स्लो होता है तो ये उस रिएक्शन को बहुत तेजी के साथ करवा सकते हैं, और उसकी वजह से एंजाइम के मतलब रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं कम वक्त में, ठीक है, या कम एनर्जी लगाकर। तो अगर एंजाइम मौजूद ना भी हो तो भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एंजाइम मौजूद ना हो तो लकड़ी को जलाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी पहले खुद देनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर पेट्रोल डालना पड़ेगा, माचिस जलानी पड़ेगी। वो पेट्रोल के अंदर, माचिस के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन उसके ऊपर एंजाइम डाल दें तो वो एंजाइम आम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उसको तोड़ता जाएगा और थोड़ी देर में डाइजेस्ट करके साइड पे मार देगा, ठीक है। तो एंजाइम्स रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हजारों तरह के रिएक्शन मुसलसल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर लाइफ पॉसिबल बनती है। फिर एंजाइम्स अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो ये नहीं होता कि एक एंजाइम आया और वो सारी तरह की चीजों को कन्वर्ट कर रहा है, अमूमन ऐसा नहीं होता। जो एक मखसूस काम करने के लिए एंजाइम बना है उस एक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, दूसरों के साथ अमूमन नहीं जुड़ता, और फिर अपनी मखसूस प्रोडक्ट बनाता है। ये नहीं कि रंग बिरंगी चीजें बनाता रहे, ठीक है। तो बड़े मखसूस होते हैं, बने हुए हैं उसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि वही अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और वो अल्टीमेटली कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हर एंजाइम के अंदर एक मखसूस रीजन बना हुआ होता है। जिस तरह सोफे के ऊपर बैठने के लिए एक चीज है, ये नहीं कि आप सोफे के ऊपर वाली दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं, सोफे पे बैठने की एक मखसूस जगह बनी हुई है। तो इसी तरह एंजाइम के ऊपर जुड़ने के लिए एक मखसूस जगह बनी हुई है, वो एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन है, और उसके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। वहां पर चंद एक अमीनो एसिड है जो उन चीजों को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, कोई एटम देना है, कोई एटम लेना है, वो उसके लिए वहां के वो एडजस्टेड हैं। बाकी सारे जो अमीनो एसिड हैं वो उन अमीनो एसिड्स को आपस में उस मखसूस पोजीशन में लाने के लिए एडजस्टेड हैं, यानी कि बाकी सारे उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और चंद अमीनो एसिड हैं जिन्होंने एक्चुअली काम करना है। तो वो जो छोटा सा इलाका जहां पर रिएक्शन हो रहा होता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। जिस चीज को एंजाइम तोड़ते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं उसका, ठीक है। यानी कि जिस चीज पे एंजाइम ने काम करना है, जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। फिर कई एंजाइम्स को काम करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है, वो अकेले अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। बाद एंजाइम्स ऐसे हैं जो अकेले काम कर सकते हैं, सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल है, लेकिन बाद एंजाइम ऐसे हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, एक हेल्पर चाहिए होता है जो काम करने में मदद देता है। इनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स एंजाइम्स के असिस्टेंट होते हैं और ये एंजाइम के काम करने के लिए जरूरी होते हैं। बाज दफा ये प्रोडक्ट और एंजाइम को जोड़ने का काम करते हैं ब्रिज के तौर पे। बाज दफा रिएक्शन में कोई चीज शामिल करनी है तो ये लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर रिएक्शन में हाइड्रोजन चाहिए, किसी सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो हाइड्रोजन उठा के कौन लाएगा? कोफैक्टर ला के देगा। मिसाल के तौर पे NAD का नाम आपने पढ़ा था। इसी तरह बाज दफा रिएक्शन के लिए, बल्कि अक्सर दफा रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कोफैक्टर प्रोवाइड करेगा और फिर रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो एंजाइम के साथ आकर जुड़ता है, एक ATP आता है और अपना फॉस्फेट उतार कर ग्लूकोज को दे देता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये 3 फॉस्फेट आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं, राइबोज शुगर नजर आ रही है और ऊपर एडिनोसिन बेस लगी हुई है, ठीक है। तो वो ATP आता है और उसके ऊपर ग्लूकोज के ऊपर अपना एक फॉस्फेट दे जाता है। इस दौरान में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, ATP जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर फिर वो बाद में काम आती है। ये रिएक्शन हम जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में तफसील से। अच्छा,
तो कोफैक्टर्स की 3 टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कई दफा पेपर में पूछी जाती हैं। कुछ कोफैक्टर्स को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर से मुराद ये है कि आपने एंजाइम लिया, उसमें सबस्ट्रेट डाला, बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। आपने उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नीशियम डाल दिया, या थोड़ा सा आयरन डाल दिया, या थोड़ा सा जिंक डाल दिया, या कॉपर डाल दिया। हर एंजाइम के लिए मखसूस होंगे। तो इनमें से कोई एटम डाला, फौरन रिएक्शन चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि उस एंजाइम को मैग्नीशियम चाहिए था या कॉपर चाहिए था, तो फिर रिएक्शन शुरू हुआ है। तो इनको हम कहते हैं ये एक्टिवेट करते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब हैवी मेटल्स हैं। तो हैवी मेटल कोफैक्टर्स को एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये एंजाइम के साथ वक्ती तौर पर जुड़ते हैं, एंजाइम से अलहदा भी किए जा सकते हैं, डिटैचेबल हैं। फिर दूसरी तरह के होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेसिस अगर आपने सुना हुआ हो, किसी का बाजू नहीं होता या टांग नहीं होती, जो वो प्लास्टिक की या लकड़ी की बाजू या टांग बनाकर लगाई होती है, वो प्रोस्थेटिक कहलाता है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक का मतलब है जो एक्स्ट्रा चीज आपने बॉडी के साथ जोड़ी हुई है। तो कई दफा एंजाइम के साथ कुछ मॉलिक्यूल परमानेंटली जोड़े हुए होते हैं। ठीक है, पक्के कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जोड़ दिए कि उनको अलहदा नहीं किया जा सकता, डिटैच नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है, तो उसको काम करने के लिए एक हीम का मॉलिक्यूल चाहिए। हीम क्या है? हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, तो वो हीम एक्चुअली अंदर उसके आयरन है, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है। प्रोटीन बनी हुई है अमीनो एसिड्स की, हीम अमीनो एसिड से नहीं बना हुआ। दोनों को जोड़ते हैं तो फिर प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनती है, वरना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकती। फिर तीसरी तरह के होते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स होते हैं अमूमन लूजली अटैच्ड होते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे जुड़ेंगे, फिर अलहदा हो जाएंगे, लेकिन कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऊपर एक्टिवेटर थे, वो भी थोड़ी देर के लिए जुड़ते थे, अलहदा हो जाते थे, लेकिन वो हैवी मेटल आयंस थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अमूमन खुराक में हम इन्हें विटामिन के तौर पे लेते हैं। मिसाल के तौर पे NAD का नाम हमने सुना था, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, चैप्टर 2 में। तो वो NAD एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है, एंजाइम्स की हेल्प करता है जहां कहीं हाइड्रोजन जोड़ने हो या हाइड्रोजन उतारने हो। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर आपको कोएंजाइम के तौर पे दिखाया हुआ है ATP काम करते हुए। तो ATP यहां पर एंजाइम की हेल्प कर रहा है, तो ये एक कोएंजाइम है यहां।